हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपने प्यारा सा चैनल स्टडी विद जीके। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट 2। यानी आज हम लोग कवर करने वाले हैं भारत के इतिहास की जो जानकारी है वो विदेशी यात्रियों के विवरण से भी मिलती है। तो आज हम लोग खास करके पढ़ने वाले हैं विदेशी यात्री सिक्का के बारे में पढ़ेंगे और अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए गाइस, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला विवरण है विदेशियों द्वारा विवरण। तो पहला हम लोग समझते हैं यूनानी लेखक, यानी यूनान से जो आए थे लेखक। तो पहला थे दोस्तों हेरोडोटस। हेरोडोटस हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है ना। क्वेश्चन पूछा जाएगा हेरोडोटस को क्या कहा जाता है, तो इतिहास का पिता कहा जाता है ना। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की थी। हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की थी। चलिए फिर आगे देखते हैं मेगास्थनीज के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। मेगास्थनीज मेगास्थनीज जो है ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था और इसकी महत्वपूर्ण पुस्तक है इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। यह मूल रूप में अप्राप्य है, लेकिन इसके उद्धरण अनेक प्रख्यात लेखकों की रचना में आए हुए हैं। तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा है अज्ञात लेखक, यानी अननोन ऑथर। एक अज्ञात यूनानी लेखक ने ईस्वी सन की पहली सदी में, है ना, भारतीय बंदरगाहों, प्राकृतिक स्थिति और व्यापार पर प्रकाश अपनी रचना पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, लाल सागर का विवरण में दिया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी का लेखक कौन है। तो दोस्तों इसके लेखक के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिला है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, टॉलमी के बारे में हम लोग जानते हैं। टॉलमी ये भी यूनानी लेखक थे। टॉलमी की जियोग्राफी 150 ईस्वी के आसपास प्राचीन भारतीय भूगोल एवं वाणिज्य की जानकारी देती है। तो टॉलमी के पुस्तक का नाम क्या है? जियोग्राफी। ठीक है। उसके बाद है एस्ट्रेबो। एस्ट्रेबो ने मेगास्थनीज के विवरण को काल्पनिक माना है। मेगास्थनीज के विवरण को क्या माना है? काल्पनिक माना है। चलिए अब हम लोग समझेंगे रोमन लेखक। रोमन लेखक पहला हम लोग समझेंगे प्लानी। प्लानी की नेचुरलिस हिस्टोरिका पुस्तक के लेखक प्लानी है। भारत और इटली के बीच, क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापारिक संबंधों की जानकारी मिलती है। ठीक है। अब हम लोग समझते हैं चीनी यात्री, चीनी विवरण। चीनी पर्यटक भारत में बौद्ध धर्म के अध्ययन तथा बौद्ध तीर्थ का स्थान दर्शन करने आते थे। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। चलिए पहला देख लीजिए, चीनी यात्री कौन थे? फाह्यान। यह चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। 5वीं सदी के आरंभ में उन्होंने फो क्यों की, ये पुस्तक है उसका, फाह्यान का, याद रखिएगा, रचना की, जिसमें गुप्त काल में भारत के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला था। बहुत ही महत्वपूर्ण एक एक प्रश्न यहाँ से बनेंगे दोस्तों। चलिए तो हम लोग समझते हैं। अगला चीनी यात्री थे वेनसांग। वेनसांग के बारे में हम लोग जानते हैं। वेनसांग यह हर्षवर्धन के समय 629 ईस्वी में भारत आया और इसकी पुस्तक का नाम है सीयू की। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। वाट्स के अनुसार, वाट्स ये इतिहासकार हैं, इसके अनुसार वो भारत को इंटू यानी अर्धचंद्राकार नाम देता है। भारत को इंटू नाम कौन देता है? तो वाट्स देता है। वेनसांग के मित्र हुई ने वेनसांग की जीवनी लिखी थी। हुई ने इसकी जीवनी लिखी थी। याद रखिएगा, एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण बनेगा। ठीक है। इसने हर्षकालीन राजनीति के साथ साथ धर्म, रीति रिवाज एवं समाज का वर्णन किया है। अब हम लोग समझते हैं इत्सिंग, ये भी चीनी यात्री थे। यह 7वीं शताब्दी में भारत आया था और नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन भी किया था। चलिए आगे की ओर देखते हैं। दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब हम लोग समझते हैं अरबी लेखक, है ना। अरबी लेखक में आ जाते हैं सुलेमान। वह 9वीं शताब्दी में भारत आया था
एवं पाल एवं प्रतिहार शासक के बारे में ये उल्लेख करते हैं। पाल वंश और प्रतिहार शासक के बारे में सुलेमान एक्सप्लेन करते हैं। दूसरा है अलबरूनी। अलबरूनी दोस्तों मोहम्मद गजनवी के समकालीन थे। इन्होंने तहकीक ए हिंद अर्थात किताब उल हिंद की रचना की थी, जिसमें भारत के निवासियों की दशा का वर्णन मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, इन लेखकों के अतिरिक्त तिब्बती बौद्ध लेखक तारानाथ, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तिब्बती बौद्ध लेखक तारानाथ 12वीं शताब्दी के ग्रंथ कंग्यूर एवं तंग्यूर, क्वेश्चन पूछा जाएगा, कंग्यूर एवं तंग्यूर पुस्तक के लेखक तारानाथ थे, भी भारतीय इतिहास की कुछ जानकारी प्राप्त होती है। चलिए गाइस, अब हम लोग समझते हैं पुरातात्विक स्रोत, है ना, पुरातात्विक स्रोत के बारे में हम लोग समझेंगे। पुरातात्विक आर्कियोलॉजिकल रिसोर्स, पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख आ जाते हैं, सिक्के आ जाते हैं, स्मारक आ जाते हैं, मूर्तियाँ, चित्रकला, भौतिक अवशेष, मृद भांड, आभूषण, ये सभी पुरातात्विक स्रोत में आ जाते हैं, है ना। देखिए, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह कहा जाता है ना। अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातात्विक शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। चलिए, कुछ यहाँ पर शब्द है, आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है, एक एक करके हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखिए, पहला है अभिलेख। अभिलेख किसको कहेंगे? जो लेख मोहर, प्रशस्तर स्तंभ, स्तूप, चट्टानों एवं ताम्र पत्रों पर मिलते हैं, उन्हें अभिलेख कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। दोस्तों, एपिग्राफी, अभिलेख के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र अर्थात एपिग्राफी कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन बनता है। चलिए आगे देखते हैं। पैलियोग्राफी, अभिलेख तथा दूसरे प्राचीन दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पैलियोग्राफी कहा जाता है। चलिए फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट, न्यूमिस्मैटिक्स, बहुत ही महत्वपूर्ण है। न्यूमिस्मैटिक्स जो है, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। चलिए अब हम लोग सिक्का के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। क्वाइन, भारत के प्राचीन सिक्के पंचमार्क या आहत सिक्के भी कहते हैं इसे। साहित्य में इन सिक्कों को कारसारपन भी कहा गया है ना। पंचमार्क हो गया, आहत सिक्कों को क्या कहा गया है? कारसापन भी कहा गया है। पुराने सिक्के तांबे, चांदी, सोने और शीशे के बने होते थे। बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। आरंभिक सिक्कों में कुछ प्रतीक मिलते थे, पर बाद में सिक्कों पर राजाओं एवं देवताओं के नाम एवं तिथियां उल्लिखित मिलती थी। ओके, नेक्स्ट है सोने के लिखित सिक्के सर्वप्रथम कुषाण वंश ने चलाया था, कुषाण राजाओं के द्वारा जारी किया था। ये क्वेश्चन जो है ना कई बार पूछा भी गया है और पूछा भी जाएगा। सोने का सिक्का जो है वो सबसे पहले किसने शुरू किया था? गुप्त शासकों ने सबसे अधिक मात्रा में सोने का सिक्का जारी किया था, यानी शुरू किया था कुषाण राजा और अधिक मात्रा में वो फैला दिया था गुप्त वंश। चलिए आगे की ओर देखते हैं। एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। समुद्रगुप्त को एक सिक्का पर वीणा बजाते हुए देखा गया है। सातवाहन ने शीशे के सिक्का जारी किए थे, शीशे के सिक्का जारी किए थे। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के को दिनार कहा जाता था एवं चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था। रूपक, सोने के सिक्के को दिनार और चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था। आइए हम लोग समझते हैं अभिलेख के बारे में। अभिलेख मोहरों, प्रशस्तर स्तंभ, चट्टान एवं ताम्रपत्र पर मिलते हैं तथा मंदिर की दीवारों एवं ईंटों एवं मूर्तियों पर भी मिलते हैं। सबसे अधिक अभिलेख मैसूर संग्रहालय में संग्रहित है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा अभिलेख जो है वो मैसूर संग्रहालय में स्थित है ना। चलिए आगे देखते हैं। मौर्य, मौर्योत्तर एवं गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कार्पस इंस्क्रिप्शन इंडिकेरम नामक ग्रंथ में संकलित है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। कार्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम, ये पुस्तक में जो है ना अभिलेख का चर्चा किया गया है। अभिलेखों में प्रयुक्त लिपियाँ, यानी देखिए अभिलेख में जो है ना लगभग 4 प्रकार की लिपि पाई जाती थी, ठीक है। पहला है प्राकृत लिपि। आरंभिक अभिलेख प्राकृतिक भाषा में हुआ करता था, यानी जैन धर्म प्रचलित थे। ब्राह्मणी लिपि, अशोक के शिलालेख ब्राह्मणी लिपि में है, यद्यपि ये लिपि बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है, बाएं से
दाईं ओर लिखी जाती है। चलिए अगला है खरोष्ठी लिपि। अशोक के कुछ शिलालेखों खरोष्ठी लिपि में है जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। ये पाकिस्तान वाला साइड में मिलता है खरोष्ठी लिपि में, है ना, अशोक का ही है। उसके बाद है यूनानी एवं अरमाइक लिपि। पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेखों में इन लिपियों का प्रयोग किया गया है, याद रखिएगा, है ना। अरमाइक लिपि जो है ये कहाँ के थे, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला एरिया का था। चलिए फिर आगे देखते हैं। आगे है 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक को अशोक के 2 शिलालेख मेरठ एवं टोपरा हरियाणा में थे, उन्हें दिल्ली लाया गया और 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इन शिलालेखों को ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था। यानी जेम्स प्रिंसेप वह व्यक्ति थे जिन्होंने अशोक के शिलालेख को पढ़ने का काम किया था, सफल प्रयास किया था। चलिए आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण अभिलेख उनके शासक। पहला है समुद्रगुप्त, यानी गुप्त वंश के शासक थे। इसका अभिलेख है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, इलाहाबाद जिसको बोलते हैं। रुद्रदामन जो कि शक वंश के शासक थे, इसका जो अभिलेख है वो है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख याद रखिएगा गुजरात में स्थित है। अगला देख लीजिए अस्कंदगुप्त। अस्कंदगुप्त का जो अभिलेख है वो है भित्री स्तंभलेख जो कि गाजीपुर में है और ये गुप्त वंश के शासक थे। खारवेल बहुत ही महत्वपूर्ण है। खारवेल जो है ये कलिंग वंश के राजा थे। इसका जो अभिलेख है वो हाथी गुफा अभिलेख है। क्या है? हाथी गुफा अभिलेख है। पुलकेशिन द्वितीय, है ना, पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के राजा थे और इसके जो क्या थे अभिलेख, एहोल अभिलेख थे, है ना, याद रखिएगा। चलिए फिर आगे देखते हैं। 6 नंबर से राजा भोज जो कि प्रतिहार वंश के राजा थे, इसका जो अभिलेख है वो है ग्वालियर प्रशस्ति जो कि मध्य प्रदेश में है। विजयसेन का जो अभिलेख है देवपारा है, विजयसेन का देवपारा। हर्षवर्धन का जो अभिलेख है मधुबन एवं बांसखेड़ा, मधुबन एवं बांसखेड़ा, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। यशोधवर्मन, है ना, इसका जो अभिलेख है वो मंदसौर अभिलेख है, मंदसौर प्रशस्ति अभिलेख है। चलिए आगे देखिए। अगला है गौतमी बलश्री, ये सातवाहन वंश के शासक थे। नासिक अभिलेख इसी का है, गौतमी बलश्री का। चलिए फिर आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है भानुगुप्त के एरन अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा, है ना, गोपराज नामक सैनिक की पत्नी का लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी गुहा लेख के अनुसार उसका उद्देश्य संपूर्ण पृथ्वी को जीतना था, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला तुमुन अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम को शरदकालीन सूर्य की तरह बताया गया है, शरदकालीन सूर्य की तरह बताया गया है। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख में हुनों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पे। मंदसौर अभिलेख में यशोधवर्मन को जननेंद्र कहा गया है, जननेंद्र कहा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए फिर आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के विजयों का वर्णन मेहरौली लोह स्तंभ लेख में मिलता है, मेहरौली लोह स्तंभ लेख में मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। विदेशी अभिलेख है कुछ, है ना, जैसे बोगोजकॉई अभिलेख हो गया, एशिया माइनर मध्य एशिया में पाया जाता है बोगोजकॉई अभिलेख से, यानी 1400 ईस्वी पूर्व में प्राप्त संधि पत्र अभिलेख। वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र एवं नाशत्य का नाम उल्लिखित है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हेलियोडोरस जो कि यूनानी राजदूत का बेसनगर यानी विदिशा का गरुड़ स्तंभ लेख भागवत धर्म यानी वासुदेव की आराधना की जानकारी देता है। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पे है प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक, जैसे 1776 ईस्वी में मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद एक कॉड ऑफ जेंटुलॉज, है ना, के नाम से कराया गया था। सर विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे, सर विलियम जोन्स, याद रखिएगा। इसकी स्थापना 1789 ईस्वी में अभिज्ञान शाकुंतलम के अंग्रेजी अनुवाद में किया गया है। विल्किंस ने 1785 ईस्वी में भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन बनेगा मित्रों। चलिए आगे।
आगे है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विंसेंट आर्थर स्मिथ की पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में प्राचीन भारत का सुव्यवस्थित इतिहास प्रस्तुत किया गया है। ब्रिटिश इतिहासकार ए एल बेशम ने वंडर दैट वाज इंडिया लिखी थी। वंडर दैट वाज इंडिया लिखी थी। चलिए, तो आज का पहला टॉपिक है, आई थिंक पॉइंट है, डी कोसाम्बी की कृति एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री प्राचीन भारतीय इतिहास जानने का एक उत्तम स्रोत है ना। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी चाहने वालों को भी शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय